आपने 800 साल आपने राज करा। हमारा तो 2014 से शुरू हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं। 2014 से शुरू हुआ है। ठीक है, आपने 800 राज कर दिया। अब ये तो क्रिकेट का गेम है आलिया जी, बैटिंग सबकी आती है। जब दूसरी साइड की बैटिंग आती है, फिर रोना कैसा है इसमें? फिर बुरा कैसा मानना? इंडिया इज ऑन द राइज, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल। क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं भाई? हम लोग इंडिया में हिंदूज हैं, पाकिस्तान में मुसलमान हैं। सो दिस इज हिंदुइज्म वर्सेस इस्लामिज्म, दैट इज बेसिकली द कोर इशू। बट मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इतने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, मतलब वो लोगों को लाइनों में लगा के रखा है उन्होंने जब से वो आए। कभी वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इवन देन पीपल आर लाइक नो दिस मैन इज डूइंग समथिंग फॉर अस। ठीक है, हम अभी टाइम बीइंग के लिए नुकसान झेल लेंगे, बट यू नो दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। लेकिन अगर भारत हैज टू ग्रो टू बिकम अ रीजनल पावर, टू बिकम अ मिनी सुपर पावर इन द एरिया, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान हो। हमारा देश हिंदू बहुल्य हमेशा से रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमारे देश में अन्य धर्मों को भी उतना ही आदर और सम्मान मिला है जितना हिंदू धर्म को मिलते आया है। लेकिन मुस्लिम शासकों के दौरान और उसके बाद अंग्रेजों के दौरान हमारे देश में हिंदू धर्म का पराभव हुआ। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं, हिंदू धर्म का वही वैभव, वही विश्व गुरु बनने का सपना अब साकार होने लगा है। तो पाकिस्तान सहित दूसरों को तो मिर्ची लगनी ही है। इसी संबंध में पाक मीडिया की चर्चा सुनते हैं। आपने 800 साल आपने राज करा। हमारा तो 2014 से शुरू हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं। 2014 से शुरू हुआ है। ठीक है, आपने 800 राज कर दिया। अब ये तो क्रिकेट का गेम है आलिया जी, बैटिंग सबकी आती है। जब दूसरी साइड की बैटिंग आती है, फिर रोना कैसा है इसमें? फिर बुरा कैसा मानना? दूसरा भी तो बैटिंग करेगा ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मेरा बल्ला है, मैंने बैटिंग कर दी, अब मैं घर जा रहा हूं। भारत में भी कहते हैं और पाकिस्तान में तो कहते ही कहते हैं। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि 800 साल मुसलमानों ने हिंदुओं पर राज करा। ठीक है, फिर मैं जानना चाहता हूं ये टू नेशन थ्योरी कहां से आई? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। यानी डर ये था कि हिंदू क्योंकि अक्सरियत हैं, मेजॉरिटी हैं, और ये डेमोक्रेसी जारी है, इसलिए हिंदुओं का राज होगा। तो आलिया जी एक बात बताइए, ये तो गलत बात है। फिर 800 साल आपने राज करा, हमने कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब हमारे राज की बात आई, आपने बोला नहीं नहीं, ये तो हिंदू गलत है, ये तो खा जाएगा हमको। नहीं, अगर आपने राज करा है तो या तो आप मान लेंगे राज नहीं करा, पर अगर आपने 800 साल राज करा है और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट अगर कोई हिंदू हो रहा है तो होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये बात टू नेशन थ्योरी में ये बात बोली गई कि नहीं साहब, हिंदू आ जाएगा, खा जाएगा, ऐसा कर देगा, वो कर देगा, और ये हम दोनों अलग तहजीब हैं, वी आर डिफरेंट पीपल एंड वी कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर, और ये सब उल्टी सीधी बातें करें। देखिए ऐसा है ना, ये जो आपने बात बोली है ना कि पाकिस्तान चले जाओ, जो भारत के मुसलमानों को कहते हैं, ये बात सच है, ये आपकी बात झूठ नहीं है। क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं भाई? हम लोग इंडिया में हिंदूज हैं, पाकिस्तान में मुसलमान हैं। सो दिस इज हिंदुइज्म वर्सेस इस्लामिज्म, दैट इज बेसिकली द कोर इशू। बट मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इतने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, मतलब वो लोगों को लाइनों में लगा के रखा है उन्होंने जब से वो आए। कभी वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, तो कभी वो ओवरनाइट कह देते हैं कि कल से ये नहीं चलेगा, कल से वो नहीं चलेगा, एंड यू नो ही टेक्स द नेशन बाय शॉक। बट लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इवन देन पीपल आर लाइक नो दिस मैन इज डूइंग समथिंग फॉर अस। ठीक है, हम अभी टाइम बीइंग के लिए नुकसान झेल लेंगे, बट यू नो दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये एक परिवार है, ये हमारी सनातनी वैल्यू है, हम इसी को लेके चलते हैं। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ गाइडिंग आवर फॉरेन पॉलिसी। जो चाणक्य नीति है उसमें साफ कहा जाता है दैट यू डोंट लीन टुवर्ड्स एक्सट्रीम्स। यू सी इंडिया की पॉलिसी क्या रही है? वी हैव नेवर जॉइंड अ कैंप। हमने हमेशा बोला है कि हमें किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना है, हमें किसी भी कैंप में नहीं जाना है। पाकिस्तान की ये जहर है और इंडिया इज ऑन द राइज, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल, और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब को नहीं दूंगा, इसमें बड़े लोगों का, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, नरसिम्हा राव है, वाजपेयी है। आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल and I think it's a wonderful model to study in the subcontinent. मैं इसमें कोई इसमें मुबालगा राय नहीं। मुझे थोड़ा सा जो इस पे एहतजाज होता है सिर्फ ये होता है कि इसमें
वहां माइनॉरिटीज या जिस तरह मैंने आपको अर्ज की, चले इसको भी छोड़े, ये दूसरी तरफ चली जाती है डिस्कशन, लेकिन अगर भारत हैज टू ग्रो टू बिकम अ रीजनल पावर, टू बिकम अ मिनी सुपर पावर इन द एरिया, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान हो। मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि आप तरक्की तभी कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में शांति हो। अगर एक जगह पे आग जल रही हो तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। आप वो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस व्हिच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एट द सेम टाइम। और उसमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मैंने जिस तरह मैंने तो अर्ज की कि इमरान खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि 370 भारत ने 370 को बिल्कुल रिवर्स नहीं करना, वो उनकी एक लाइफ लाइन है, इसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए और इस पे डायलॉग करना चाहिए। तो कुछ भी बोले, बट द फैक्ट इज दैट ही इज एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड इन इंडिया देयर इज सिविल सुप्रीमेसी। आप कह सकते हैं वो मजहबी लीडर है, जो भी है, बट आई विल जज हिम बाय व्हाट ही स्पीक्स ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. He's been critical of Islamic fundamentalism, but he has never ever attacked Islam as a religion. आप हिंदुत्वा बोले, हिंदुइज्म बोले, हिंदुत्वा is what? It is another word for Hinduism which has its roots in Sanskrit. It is not the way it is projected. तो अगर इमरान खान साहब जो है वो बार बार जो इंडिया की जो मेजॉरिटी है उसकी रिलीजन को अटैक करेंगे तो लोगों का मौकफ उनके लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? That's a question the Pakistanis need to ask of themselves. इसका मतलब कि ये जो नोशन है कि मोदी साहब जो है बड़े कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदुत्व फैनाटिक हैं, शायद ये जो नैरेटिव है ये प्रिवेलेंट है. It's been confined to Pakistan now and the rest of the world is not buying it. Because we can clearly see that अगर ऐसा होता तो उनको क्यों ये अरब वर्ल्ड एंटरटेन करता? ऐसा था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और साथ साथ हमें विश्व गुरु का भी दर्जा प्राप्त था। यानी उस समय हम न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे बल्कि बौद्धिक रूप से भी हम विश्व में अग्रणी थे। पर हमारे देश में जब आक्रमणकारी आने लगे, हमारे देश पर आक्रमण शुरू हुआ तुर्कों का, मुगलों का और फिर उसके बाद अंग्रेजों का, तो हमारे देश की आर्थिक अवस्था के साथ साथ बौद्धिक क्षमता में भी ह्रास हुआ। विकिपीडिया के अनुसार जो भारतीय महाद्वीप के आर्थिक इतिहास पर प्रकाशित की गई है उसके अनुसार पहली शताब्दी में जब हमारे देश पर गुप्त वंश का शासन था उस समय हमारे देश का जीडीपी का योगदान विश्व की जीडीपी में 33.21% यानी 1/3 योगदान था। और यही कारण था कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था और यह हमारे देश के लिए हालांकि अच्छा था, लेकिन यह विदेशी आक्रमणकारियों के लिए लुभावना था और विदेशी आक्रमणकारी इसी कारण भारत पर आक्रमण करते रह गए। लूटमार के बावजूद भी 1700 ईस्वी में हमारे देश का जीडीपी घटकर 22.61% रहा। यानी उतना जीडीपी भारत का था कि जितना यूरोपियन देशों का कुल मिलाकर जीडीपी था। इसके बावजूद भी हम उसी पर रुके रहे, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में जो लूटमार और हुआ उससे हमारी जीडीपी बहुत बुरी तरह खराब हो गई। और 1952 में जब अंग्रेज गए, हमें स्वतंत्रता मिली, तो हमारी जीडीपी घट के 3.8% ही रह गई है। 2021 में पैरिटी पावर के अनुसार जो जीडीपी का नापने का एक और पैमाना है, हमारा विश्व में जीडीपी का योगदान 10% के आसपास है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी अभी भी वही 3.8% के आसपास बनी हुई है। हालांकि इस महामारी के बाद इसमें वृद्धि के लक्षण दिखने लगे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि भारत आने वाले समय में विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन, अमेरिका के साथ खड़ा दिखेगा। आज हमारी स्थिति विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम विश्व के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल हैं। इसके साथ साथ जहां तक बौद्धिक क्षमता का सवाल है, हमारे देश में आप लोगों को पता ही होगा कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ऐसे ग्रंथ थे और आज भी हैं जिन पर विदेशियों द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। उसमें दिए गए सूत्रों का वे लोग लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब आक्रमणकारी आए तो पहले हमारे नॉलेज के स्रोत यानी ज्ञान जहां से मिलता था उसको ही नष्ट करना शुरू किए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है और उसे 1202 में बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर नष्ट कर दिया। लेकिन विडंबना यह है कि उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर नालंदा के पास ही बिहार में एक बख्तियारपुर स्टेशन आज भी कायम है। तो
अगर हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच है कि हमें फिर सोने की चिड़िया हमारे देश को और हमें विश्व गुरु का दर्जा मिलना चाहिए, और उसके लिए अगर वे प्रयासरत हैं, तो इस देश के नागरिक के नाते आह्वान है कि हम लोग भी उसमें योगदान दें और सरकार के हाथों को मजबूत करें। आज के लिए बस इतना। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।